हाँ। कलकत्ता हाईकोर्ट मतलब हम्म। फेडरल कोर्ट का स्थापना होती है। हम्म। इसके बाद भारत में मतलब अलग अलग क्षेत्रों में न्यायालय बनते हैं, जैसे मद्रास 1800 में और नहीं बम्बई 1818 में बम्बई बनता और मद्रास 1800 में बनता है। हाँ, उल्टा रहता है तो। इसके बाद सर इसका वर्णन भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक। हाँ और क्या अनुच्छेद 124 फर्स्ट में मनिका उकाई की क्लास चल रही है, क्यों लिख रही है? नियुक्ति होती है सर राष्ट्रपति के शपथ होता है 124 में। ये बताओ आप, एनजेएसी क्या है? एनजेएसी आप बताओ, चलो भाई आप बताओ, एनजेएसी क्या है? नेशनल जुडिशरी एक्ट जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। हाँ, और ये कब आया था अरुण बताओ? मनीष थर्ड जस्टिस कब हुआ? तीसरा न्यायाधीश मामला 1983। क्या फर्स्ट जज कैसे हुआ था? फोर्थ जज कैसे कब हुआ अंकित? चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2015 ना, 14-15। सेकंड जज केस में क्या कहा गया बताओ? नया दूसरे न्यायाधीश सेकंड जज केस में क्या कहा था? किससे रिलेटेड है? अच्छा, चार जजेस मामले किससे संबंधित है? हैं? किसको? परामर्श का मतलब क्या होता है डिम्पल? तो परामर्श करना मतलब वो कॉलेजियम मतलब जो सुप्रीम कोर्ट को मतलब अरे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते ना, मतलब उनसे जो राष्ट्रपति उनको नियुक्त करने समय उनसे परामर्श लेगा कि नहीं लेगा, मतलब सलाह लेगा कि नहीं लेगा? किससे? उनसे न्यायाधीशों की नियुक्ति तो मानना जरूरी है कि नहीं? केस हुए थे ना वो पांचों केस। तो आता कि मानना जरूरी नहीं है, ये केवल मतलब विचार करने का है, विचार आदान प्रदान। और सेकंड में कहा था कि मतलब इसमें बात ही रहेगा। नाम भी बताना है केस का, नाम केस कब हुआ? फर्स्ट जज केस कब हुआ? 1982। सेकंड जज 1993। थर्ड जज 19 है ना 98। फिर 2015। ये तो याद होना चाहिए। अभी क्वेश्चन लिखवाया आपको फिर भूल गए। ये देख देख के लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या लिखा आपने? चलो अब हम देख रहे थे इसके क्षेत्राधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। हाँ 14-15 है वो। और मूल अधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसका मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल काम क्या है? अब हम देख लिए थे क्या था सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल काम, कि न्याय देना है ना। अब न्याय देना उसमें भी एक प्रकार का था आपका, और न्याय किसको देना? राज्य के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, ऐसा सब था। अब अगला देखा था हमने आत्यंतिक क्या, वीडियो देख लेना, कल पढ़ा दिया 2 घंटे यही। आत्यंतिक क्षेत्राधिकार। आत्यंतिक क्षेत्राधिकार, आत्यंतिक का मतलब होता है एब्सोल्यूट जुरिडिक्शन, एब्सोल्यूट है ना। एब्सोल्यूट नहीं, ओरिजिनल का मतलब होता है ये आत्यंतिक है और ये एब्सोल्यूट है ना। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि ये तो काम इसका है, इसके अलावा तो कोई दूसरा देख ही नहीं सकता। एक होता है ना कि हमारा काम कोई दूसरा भी देख सकता है, जैसे फंडामेंटल राइट। क्या फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट का आत्यंतिक जुरिडिक्शन है? क्या मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के एब्सोल्यूट? क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट भी देख सकता है। आर्टिकल 32 में कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 में कौन देखता है? हाई कोर्ट। तो आत्यंतिक का मतलब जिसे केवल वही संस्था देखती है। ये कौन कौन से मामले? राज्य प्लस राज्य वर्सेस यूनियन, संघ मतलब देश, राज्यों प्लस संघ प्लस वर्सेस कुछ राज्य। ये समझ आए? 2 राज्यों के जैसे एमपी यूपी वर्सेस भारत सरकार के लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हो गई? बंटवारे को लेकर, कि बिहार को सबको ज़्यादा पैसे दे रहे, हम मध्य प्रदेश को ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे। फिर हो सकता है एमपी यूपी बिहार झारखंड,
ये चारों राज्य वर्सेस इंडिया। अगर ऐसी लड़ाई हो रही है, कुछ राज्य मिल रहे, राज्य के साथ कुछ राज्य और देश और कुछ राज्य हो गए, देश और कुछ राज्य हो गए, या एक राज्य वर्सेस एक देश हो गया, एक राज्य वर्सेस राज्य हो गया, ये सारी लड़ाइयाँ कौन सोल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का ये एब्सोल्यूट जुरिस्डिक्शन है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? इन मामलों को इनके अलावा कोई सोल्व नहीं कर सकता। ये हो गया आपका। और ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 131। आत्यंतिक क्षेत्राधिकार मतलब कि ये सारी लड़ाइयाँ सोल्व करेगा। ठीक, अब अगला हम देखेंगे ये सारे केस दो कंडीशन पर देखेगा। पहले कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो मामला संवैधानिक मामला हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हो। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है? हिंदी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मतलब पूछ रहा हूँ। संवैधानिक का मतलब क्या है? जो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। संविधान में मान के चले आर्टिकल नंबर 1 है। अब आर्टिकल नंबर 1 में क्या है? यह आर्टिकल हम मान के चले, कोई सा भी आर्टिकल ले लें आप, आर्टिकल 3 है। अब आर्टिकल 3 में क्या करा? राज्यों का निर्माण हो रहा है ना। अब राज्यों का निर्माण क्या है? भारत सरकार ने मन पड़ा तो जो कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया, नहीं इसको इसका जमीन उसको दे दी, तो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे एमपी बोलोगे, एमपी का ये हिस्सा है ना, आप छत्तीसगढ़ को दे दो, एमपी का हिस्सा आप महाराष्ट्र को दे दो, एमपी का हिस्सा आप गुजरात को दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अगर मामला संवैधानिक है या कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, उस कंडीशन में क्या होगा आपका? ये कंडीशन लागू होगी, ये सॉल्व होगी। तो क्या लिख रखा है? विवाद में कुछ प्रश्न इस तरह खड़ा हो जो कानूनी या किसी तथ्य या संविधान की व्याख्या की मांग करता हो। कंडीशन कब होगी? ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होगी। हमने आपका एक देखा था कि इसका कार्य क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या देखा था? द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कल देखा था ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? संविधान की व्याख्या करता है और प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कब आएगा कंडीशन? जब इंटरप्रेट करना, लिख रखा है ना कि संविधान की व्याख्या करना, या प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। व्याख्या करना और रक्षा करना दोनों काम किसके? सुप्रीम कोर्ट के। अब अगला है, इस तरह के मामले में किसी नागरिक के द्वारा सहा। देखो, ये केस अगर किसी व्यक्ति ने लगा दिया है ना, तब जाके सुनवाई नहीं हो सकती। मतलब ये केस पूरे राज्य ही लगाएंगे। दो राज्य मिलकर भारत संघ के खिलाफ अगर कोर्ट में जाएंगे ना, तब ये सुनोगे। पता चला कि मैं चला गया, बोले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के पैसे जा रहे, तो मामला हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या है, अगर कोई व्यक्ति उस मामले को नहीं लगा रहा, तभी ये केस की सुनवाई होगी। तो दो कंडीशन है। अब क्वेश्चन आ गया आपके कि सुप्रीम कोर्ट क्या है ना, व्हाट डू यू मीन बाय सुप्रीम कोर्ट? इसके क्षेत्राधिकार क्या है, या जुरिस्डिक्शन को समझाए, एक्सप्लेन इट्स जुरिस्डिक्शन। या अलग से आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 10 नंबर में आगे क्या करोगे? बोले थोड़ा सा लिख नहीं पाओ, तो फिर आप लिखोगे कि मूल अधिकार ये है। इसमें एक आत्यंतिक क्षेत्राधिकार होता है, इसके अंतर्गत आता है राज्यों की भी लड़ाई। ये तब होता है जब क्या बताया आपको कि संविधान की व्याख्या करनी रहेगी, संविधान की रक्षा करनी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस मामले की सुनवाई नहीं होगी, राज्यों को सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आप इसको समझा सकते हैं। किसको? इसलिए बोला जाता है रोज आओ, तब समझ आता है। एक भी दिन छुट्टी मनीष जी के भी नहीं आए? बताओ क्या है? किसके नहीं आए? शिवा नहीं आ गया? बताओ क्या है? जब दो राज्यों में कुछ भी हलचल होती है, मतलब कुछ भी संविधान का उल्लंघन होता है, ऐसी कोई प्रक्रिया की जाती है जो संविधान के विरोध में हो, तो उससे संबंधित जो केस या फिर संघ केंद्र सरकार के खिलाफ हमें केस लड़ना होगा। राज्य को ही जाना होगा, कोई अकेला पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं जा। ये इसमें क्या है प्रीति? बताओ। ये वहाँ यूँ बोलोगे तो बताओ आप। हाँ लिख के बताओ, चलो लिखो। मोनिका बताओ। ये क्या बात हुई? लिखो, पूरा लिखो है। आप बताओ प्रिया। जैसे कि किसी स्टेट और या फिर केंद्र, हाँ, इनके बीच में अगर कुछ लड़ाई या मतलब कुछ केस मामला वगैरह हुआ, हाँ, तो मतलब उच्चतम न्यायालय में जब स्टेट की जगह वो जा सकते हैं, वो जाना अनिवार्य। है। तो आत्यंतिक का मतलब केवल इस पे सुनवाई कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। वो मामला क्या है? अगर दो राज्य
या संघ के बीच लड़ाई हो गई, या 3-4 राज्य और राज्यों का समूह या संघ के बीच लड़ाई हो गई, या राज्य व संघ और किसी राज्य के बीच लड़ाई हो गई। ये लिख के देखना पड़ेगा ये आप लोगों को कि राज्य स्टेट वर्सेस सेंटर, स्टेट प्लस सेंटर वर्सेस स्टेट, फिर स्टेट प्लस स्टेट वर्सेस सेंटर, फिर स्टेट्स प्लस, ये बहुत सारे स्टेट प्लस सेंटर वर्सेस स्टेट्स, या एक स्टेट था या स्टेट्स हो गए। तो ऐसे 4-5 कंडीशन बन सकती है। पढ़ोगे, पढ़ के आना पड़ता है समझने के। हाँ, ये सारे मामले कहाँ सुनवाई होंगी? केवल सुप्रीम कोर्ट में। और ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत एब्सोल्यूट जुरिडिक्शन है। केवल इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। और उसके बाद ये देखा किसकी क्या कंडीशन है। ये तब होगा, ये सुनवाई तब होगी जब मामला क्या हो, कानूनी हो, जब कानून की व्याख्या करनी हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना हो, या कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया हो, या कोई ऐसी चीज लिख रखी जो समझ नहीं आ रही, तब जाकर आप यहाँ जाते। और ऐसा केस लेकर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं जा सकता। कौन जाएगा? स्टेट जाएगा, या जिनके समस्या है वो जाएंगे, है ना। ये स्टेट से मतलब यहाँ पर राज्य नहीं, हाँ, विधानमंडल स्टेट का निर्माण किससे होता है? राज्य की परिभाषा इन सब से मिलकर, है ना, विधायिका, कार्यपालिका, इन सब से यही रहेगा। स्टेट एक अमूर्त चीज है। मध्य प्रदेश देखा आपने? मध्य प्रदेश के जिले देखे, मध्य प्रदेश कहाँ लिख रखा है बताओ, कहाँ है? मध्य प्रदेश तो एक कल्पना है ना कि हमारा MP है। ऐसे ही भारत है, भारत की स्टेट्स की है। भारत नाम का कहाँ है अपने देश में शहर? या मध्य प्रदेश नाम का शहर कहाँ है? राजस्थान का है। राजस्थान की स्टेट देखी हमने, है ना। तो सेम ऐसे ही रहता है। अब हम देखेंगे, अब इस पे कुछ क्या है, रिस्ट्रिक्शन भी है। क्षेत्राधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? पाबंदियां भी, है ना। पाबंदियां मतलब सीमाएं लगा रखी है ना, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। मैंने नहीं देखा कल तो नहीं न्यूज में ना, अभी सुबह तो अलग हो गया। देखो इतना होता था, न्यूज में आ जाता, मैं न्यूज तो देखते। देखो अब इस क्षेत्राधिकार पर इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए, सीमा लगाई हुई है ना। अब क्या सीमा है? मान के चलो कोई ऐसा कानून बनाए। कानून मतलब क्या होता है? लॉ होता है ना। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट कंसिस्ट, पार्लियामेंट का निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। किससे? लोकसभा, है ना। तो अगर कोई कानून ही मान के चलिए एक 2005 में एक कानून आया था 123 एग्रीमेंट, है ना, या इंडिया US न्यूक्लियर डील, है ना, 2005 में आया था, है ना, भारत अमेरिका परमाणु समझौता। अब ये हुआ, अब मान के चलिए जब समझौता हुआ तब हमने अमेंडमेंट करा होगा संविधान में, है ना, या रूल्स बनाएंगे। अगर इस कानून में लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि ये न्याय क्षेत्र से बाहर रहेगा, न्याय क्षेत्र से बाहर रहेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। सही बात समझ। अगर हम कोई ऐसा लॉ बना रहे हैं जिसमें लिख रखा है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता, जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर देखें, उसका एग्जाम्पल है 90वीं अनुसूची 2009 से पहले। 90वीं अनुसूची में कोई भी मामला चला जाता था, क्या सुप्रीम कोर्ट देख सकता था? नहीं देख सकता था। वहाँ लिख ही रखा था कि 90वीं अनुसूची में जो भी विषय रहेगा उस पर कोई समझ नहीं पाएगा ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं देख पाएगा। सेम ये लिख रखा है। तो पहली सीमा क्या है? पहली सीमा ये है कि अगर किसी कानून में ही लिख रखा है कि ये न्याय क्षेत्र या जुरिडिक्शन से बाहर रहेगा, तो उस पर जुडिशरी कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। ठीक, तो पढ़ो इसको, पहले पॉइंट को पढ़ो। कोई ऐसी संधि या समझौता जिसमें लिखा हुआ है कि उसका न्याय क्षेत्र उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, या फिर उस संधि का समझौता के तहत विवाद जो उच्चतम न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे, तो उसमें क्या होगा आपका? ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। इंग्लिश में पढ़ो, पढ़ो नेहा। है ना, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता खड़ा हो रहा है किसके सामने?
किसी भी मामले, जैसे हमने एग्जांपल क्या लिखा 1 2 3 एग्रीमेंट, 1 2 3 एग्रीमेंट का नाम क्या है? इंडिया। लिख लो इसको, क्वेश्चन आया हुआ है 1 2 3, इंडिया एंड यूएसए, है ना, न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर डील। भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2005 में हुआ, इसका नाम है 1 2 3 एग्रीमेंट। 2008 में लागू हुआ। इस समय किसकी सरकार रही होगी आप बताओ 2005 में? है ना, 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह रहे, है ना। तो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील 2005 में हुई, जो 2008 में इंप्लीमेंट हुई। अब इसमें हमने लिख दिया कि इसकी ये क्षेत्राधिकार क्या है आपका, इससे बाहर है, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं देख पाएगा, तो ये लिख रहे हैं। परमाणु समझौता क्या हो सकता है? परमाणु क्या होता है? बस परमाणु संबंध। क्यों समझना हो, कभी भी नहीं आता है वो, बस ये तो उदाहरण लिखा है आपको, ये डेट आएगी। हर चीज बात याद रखना है, पास होने के लिए हर चीज जानना जरूरी नहीं है। जितनी चीजें छोड़ोगे उतना बेहतर, जितनी चीजें है। परमाणु परीक्षण कर लिया, अमेरिका ने भारत पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, है ना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बोले हम आपको ये देंगे, ये देंगे, बैरियर लगा दिए, मतलब टैरिफ लगा दिए, तो उसको हटाया गया, है? और फिर बहुत सारी चीजें हुई। ये कम से कम 1000 पेज का होगा, क्यों जाने हम, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है 2005 में, जबकि मेरे तो डिटेल में आते, हर चीज क्यों जाने भैया, जो आपके एग्जाम में आ रहा है ना वो जाने हम, ठीक। अब अगला देखेंगे, एक आर्टिकल है 262, क्या लिख रखा है इसमें? अंतरराष्ट्रीय क्या अंतरराज्यीय, हाँ, है ना, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या होता है बताओ? दो राज्यों के बीच नदी को लेकर, मध्य प्रदेश में क्या है, नर्मदा नदी निकल रही है अमरकंटक से, यहाँ जा रही है, फिर गुजरात में बहती है, इधर महाराष्ट्र में बहती है ना। अब इन तीनों के बीच में मान के चलिए लड़ाई हो गई, ये एमपी है, ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, क्या लड़ाई हो गई? एमपी ने बड़ा डैम बना दिया है, पानी जा रहा हो, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। क्यों करेगा सुप्रीम कोर्ट? संसद क्यों करेगा? अंतरराज्यीय परिषद बनते हैं ना, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 262 कर तो दिया, जब अंतरराज्यीय परिषद ही लिखो, इंटर स्टेट काउंसिल ये सिर्फ इसके लिए बनी कि नदी जल विवाद का समझौता ही करेगी, तो संसद नहीं तो बनाया संसद का काम कब से फैसला देना हो गया बताओ? अगला क्या है, मैंने ये भी बताया था कि इसने अंतरराज्यीय परिषद बनाया, पूरी चीजें सुना करो। अगला है वित्त आयोग। अब वित्त आयोग किस आर्टिकल में? 280। अभी तक कितने वित्त आयोग बन चुके भारत में? 12वां वित्त आयोग बना ना अभी, ठीक। और वित्त आयोग कितने साल में बनता है? फाइनेंस कमीशन 2 साल में क्यों बनेगा? 5 साल में। और कौन बनाता है वित्त आयोग? वित्त आयोग की घोषणा कौन करता है? वित्त आयोग कौन बनाता है? वित्त मंत्री कैसे बनाएगा? मैं राष्ट्रपति पढ़ा तो उसमें बनाया कि वित्त आयोग बनाने का अधिकार है, नदी जल विवाद का अधिकार है। वित्त मंत्री क्यों बनाएंगे वित्त आयोग? राष्ट्रपति। इसलिए जो पढ़ रहे वो डिटेल से पढ़ लो, वो याद कर लो। अच्छा, वित्त आयोग के हाँ 5-5 साल में, 5-5 साल में ये बंटवारा किसको होगा, क्या होगा, ये सब चीजें तो मतलब पहली कब आई थी? गिन लो, 12 अगर हो रही तो 51-52 में बाद में होगी यार, उससे वित्त आयोग 70 साल, तो हाँ तो 57-57 में होगी, है ना। देखो अब वित्त आयोग या वित्त से संबंधित जो भी मामले हैं ना, वो मामले ये मूल क्षेत्राधिकार के बाहर रहेंगे। मोस्ट टाइम पे पढ़ो इसको, क्या लिख रखा है कि वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले या फिर केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों के समझौते वाले मामले, केंद्र और राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति के, कुल मिला के जो फाइनेंशियल मामले हैं और जो कमर्शियल मामले हैं वाणिज्य वाले, वो मूल क्षेत्राधिकार। अच्छा, क्या उनको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते? जा सकते, लेकिन ओरिजिनल काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ओरिजिनल काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।
लेकिन हम ये देख रहे हैं मूल क्षेत्राधिकार। ये मूल क्षेत्राधिकार में, मूल का मतलब ये हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं मामले। मूल क्षेत्राधिकार मतलब ये होता है कि ये ओरिजिनल काम है, ओरिजिनल काम ये नहीं है, इसमें एग्जम्प्ट है। ठीक सर, ये जो ना अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, तो इसका निपटारा करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट? नदी जल, जब बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट इन पे सुनवाई नहीं करेगा, फिर ये क्यों कर रहा है? हमने ये बताया कि 262 में नदी जल विवाद बना रखा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? तो फिर नदी जल विवाद जो बना रखा वो नदी जल विवाद परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का मतलब क्या होता है? वही करेगा। काउंसिल का मतलब क्या होता है? राज्यसभा का नाम क्या है? राज्यसभा का इंग्लिश में नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब राज्यों की परिषद। परिषद क्या करती है? कानून बनाती है। सेम ऐसे ही इंटर स्टेट काउंसिल, मतलब 4-5 लोग रहेंगे, पुराने जजेस ही रहते, वो सुनवाई करते हैं। नदी जल विवाद तीसरे दिन होते रहते, सुप्रीम कोर्ट उसमें उलझ जाएगा। तो ये नदी जल विवाद परिषद है ना, वो सुनवाई करते। जब हम बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर आते, तो फिर बोले ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये करेगा। दिमाग स्थिर रखो, छोड़ा है ना। तो सर फिर आप वो भी तो कह रहे थे कि क्या? मतलब इसमें आपने कहा था ना, छोड़ो, बोलो बोलो, क्या क्या क्या? हाँ बोलो। है ना, आपने कहा था ना कि ये मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन ये सुनवाई करते हैं। तो मेरी प्यारी बहन, मूल ये हम एक चीज पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है, बहुत सारे क्षेत्राधिकार अभी पढ़ेंगे पूरा। अगला आएगा कंकरेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन, फिर आएगा आपका क्या आएगा, ये रीट जारी करने का अधिकार, फिर आएगा अपीली क्षेत्राधिकार। ये पूरा थोड़ा जीवन में धैर्य जरूरी है। फिर आगे अपीली क्षेत्राधिकार। हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि मूल या प्रारंभिक अधिकार, हमने सब यहीं तय क्यों कर लिया कि इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। पूरा पढ़ोगे ना, पढ़ रखा है ना आपने, तो ये लिख क्यों रखा? ये इस टाइम में मैं नहीं आ रही थी सर। अच्छा, ये है ना, ये हम सिर्फ मूल क्षेत्राधिकार, इसलिए हमें जो यहाँ लिख रखा है ना, मैं एक और बात, अरे जो यहाँ लिख रखा है सिर्फ वो पढ़ा रहे, आप पूरी टॉपिक को क्यों रिलेट कर रहे हो? मैंने सिर्फ यहाँ लिख रखा है मूल या क्षेत्र प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पढ़ रहे, हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन पढ़ रहे। बोले ये नहीं होगा, फिर वो क्यों होगा? वो पूरा टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद अगर डाउट आए तो पूछो, है ना। वित्त आयोग के मामले कौन देखता है? कौन देखता है वित्त आयोग के मामले? सरकार ने इसलिए बना रखे कि पैसे की अगर वो हेर फेर करे तो राष्ट्रपति देखेगा या वित्त आयोग ही देख लेगा, या सरकार देखती है संसद देखेगी। ठीक। और अंतर्राज्यीय जल परिषद का ये अंतर्राज्यीय जल परिषद इसीलिए बनी, इसका नाम ही कि अंतर्राज्यीय जल, 2 राज्यों के बीच लड़ाई हुई तो उसका हम परिषद बनाए, 4-5 लोग रहेंगे, सुनवाई करेंगे उसकी, है ना। ये अलग से कुछ है, उसमें पुराने जज वगैरह रहते हैं, पुराने जज रहते हैं, चीफ जस्टिस भी रहते हैं, जो रिटायर हो चुके वो इसमें रहते, वो समझौता करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये नदी जल विवाद नहीं तो होते ही रहते, तो इसकी सुनवाई करेगा। फिर मेन मुद्दे खैर उसकी भी नहीं करते, वो बात अलग है। अब अगला है केंद्र के खिलाफ राज्य किसी नुकसान की भरपाई। हाँ, अगर केंद्र, इसका सुनो, केंद्र सरकार ने कोई ऐसा काम करा जिससे राज्य को नुकसान हो गया है, तो उस केस को लेकर आप ये नहीं जा सकते भरपाई कराओ, वो ओरिजिनल नहीं, अपील कर सकता है राज्य सुप्रीम कोर्ट से, अपीली क्षेत्राधिकार के तहत, कि बोले हमारे नुकसान हो गया। अगर सेंटर चाहे तो कंपनसेशन दे, नहीं चाहे तो मत दे। तो अगर केंद्र सरकार के खिलाफ आप ऐसा केस हो रहा है जिससे राज्य को भरपाई करवाना, भरपाई मतलब उसको पेमेंट को फुलफिल करवाना है ना, कंपनसेशन लेना है, तो उसकी भी सुनवाई इसमें नहीं होगी। किस में नहीं होगी? केवल मूल क्षेत्राधिकार में होगी, अपीली क्षेत्राधिकार में हो सकती है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य के नुकसान की भरपाई, नुकसान क्या होता है? केंद्र सरकार ने एक फैक्ट्री लगाई, राज्य सरकार ने इन्वेस्टमेंट कराया, वहां के बहुत बड़ी जमीन ले ली, पता चला फैक्ट्री बंद हो गई, नुकसान हो गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल काम नहीं देखना, हाँ, राज्य सरकार अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट से, अपीली क्षेत्राधिकार, कि बोले देखो हमारा इतना नुकसान हो गया, इसका क्या, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करेगा। पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं हो, ओरिजिनल काम ये नहीं कि ये देखिए, सिर्फ आपका मूल काम क्या है अभी? पढ़ना, बाकी मैगी बना खाना, चाय पीना, चलो खाना खाना भी आपका मूल काम है, किसी के लिए चाय पी मूल काम हो सकता है, मेरे लिए तो है चाय नहीं, फिर मर ही जाऊँ। हाँ, पर आपके लिए फोन पे बात करना जरूरी है क्या? इंस्टाग्राम की रील देखना मूल क्षेत्राधिकार है, मूल काम है ही नहीं वो आपका।
आप वो करो तो ठीक, नहीं तो बाढ़ में जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल काम मतलब ये तो करना ही है, इसीलिए बना है सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीजें, और इनमें से हमने लिखा सीमाएं क्या क्या है। तो क्या सीमाएं, कानून अगर बना दे उस कानून में लिख दिया कि ये क्षेत्राधिकार से बाहर रहेगा तो बाहर। अगर अगला है अंतर्राज्यीय परिषद है तो उस पर सुनवाई नहीं हो सकती। अगर वित्त से संबंधित या ट्रेड से संबंधित मामले तो ये बाहर है। और केंद्र के खिलाफ राज्य ये भरपाई के लिए क्या नहीं कर सकता कि आप हमें पैसा दिलाओ। ठीक, ये हो गया आपका। अब अगला हम देखेंगे, एक केस हुआ 1961, है ना। ये देखो, ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड क्या महा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो पहली बार में समझिए हवा ही लगेगी, है ना। अच्छा धुआं निकल जाता है, जो भले LLB कर रहे हैं उनका भी, है ना, वकील साहब का भी। तो इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, एक दो बार और क्या देखेंगे आप, वीडियो जाके देखो, है ना, तो सब आ जाएगी चीज़, है ना। तो 1961 में क्या होता है आपका, बताओ, है ना। मूल क्षेत्राधिकार के तहत पहली बार पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ मामला लाया गया। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आएगा कि इन विच ईयर फर्स्ट टाइम केस रेस अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किस साल सुप्रीम कोर्ट के मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत केस रेस हुआ, तो वो हुआ 1961। किसने करा, वेस्ट बंगाल। नेहा, वेस्ट बंगाल भारत के किस डायरेक्शन में, ईस्ट में कि वेस्ट में, तो वेस्ट बंगाल नाम है इसका। नाम वेस्ट बंगाल है, ईस्ट में कैसे बोल रहा है, मत बताओ। इधर बे ऑफ बंगाल है और उधर वेस्ट साइड है। बे ऑफ बंगाल तो इधर है, तो ईस्ट में, बताओ क्या है, ये क्यों है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में क्यों नहीं है, पूर्व में क्यों, और अगर पूर्व में है तो इसको पश्चिम क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं प्रीति, बताओ, पश्चिम बंगाल को पश्चिम में क्यों बोलते हैं? पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल इसलिए कहा जाता है, हाँ बताओ। ना वो बांग्लादेश के पश्चिम में है, इसलिए हाँ सही में भी आपने बताया था, मुझे पता है। हाँ, बांग्लादेश के पश्चिम में ना, इसलिए उसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं। बंगाल बोलते है ना। बांग्लादेश पहले क्या था, पाकिस्तान था, है ना। तो पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान के पश्चिम में है, इसलिए हमें क्या बोलते हैं इसको, पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने पहला केस आया 1961 में। क्या मामला था, राज्य सरकार ने संसद द्वारा पारित क्या करा, पार्लियामेंट ने कोयला खदान का एक रूल बनाया, उस रूल के खिलाफ चले गए केस सरकार। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल सुप्रीम कोर्ट। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि तो सही बनाए, है ना। बोले नहीं आप पकड़बाज बोल रहे हो, सही है। तभी से क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के सरकारों के डिस्प्यूट चलता ही रहता है। अच्छा, एक आर्टिकल 143 क्या है इसमें, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो देखें आप, राष्ट्रपति ऐसे विवाद को उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए 143(2) के तहत भेज सकता है ना। ये अधिनियम बनाया कि इसमें आपको खदानों से संबंधित नियम बनाए, तो राज्य सरकार चली गई, बोले हम नहीं मानेंगे। तो हाँ, तो इसने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोले नहीं, ये अधिकार है संसद को, है ना, अधिकार है, ठीक, खारिज कर दिया। फिर प्रेसिडेंट अगर 143 के तहत क्या मांगता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। ये एक अलग से पॉइंट है ना, लिख लो, क्वेश्चन आता है। तो ये सलाह सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है, राष्ट्रपति के लिए सलाह देना बाध्य, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह को मानना बाध्य नहीं है। इंग्लिश में लिखें आप, हाँ लिखो हिंदी में। राष्ट्रपति ऐसे विवाद को, है ना, हाँ तो लिख लो, अलग से लिखा हुआ तो कितना याद है, मैंने अभी पूछ लिया, पता चल गया। राष्ट्रपति ऐसे विवाद को उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए, परामर्श का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलेंगे अभी। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, ऐसे विवाद को उच्चतम न्यायालय क्यों, ऐसे विवाद मतलब कैसे विवाद, ये खदान वगैरह हो गया, कोई भी मामला हो गया ना, जो संसद ने कानून बना दिया, राज्य सरकार अगर केंद्र के खिलाफ जा रही है तो राष्ट्रपति सलाह मांगते, बोले क्या करना चाहिए। राष्ट्रपति ऐसे विवाद को उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए अनुच्छेद 143(2)
राष्ट्रपति परामर्श के लिए अनुच्छेद 143(2) के तहत भेज सकता है, परामर्श के लिए भेज सकता है, तथा उच्चतम न्यायालय ऐसे विवाद में परामर्श देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? बाध्य। सुप्रीम कोर्ट को वो देना ही है, जबकि राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं। वेरी वेरी मोस्ट एमपी, मतलब राष्ट्रपति बड़े देश के संवैधानिक प्रमुख। कोयला खदान ऐसे मामले अभी देखा ना, कोई भी मामला हो गया राष्ट्रपति का मन पड़ा, वो कैसे मामले, मतलब कैसे भी मामले हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ कोयला खदान वाला मामला तो हमने वो देख लिया, ठीक। हाँ, राष्ट्रपति, अब इंग्लिश में लिखे, एक मिनट, द प्रेसिडेंट में रेफर सच डिस्प्यूट, द लिख रखा है, लिख लो फिर भी अलग से, ये सही लिखा है ना, लिखो ये, क्योंकि याद नहीं रहेगा इस नोट्स में। सर हर चीज़ याद थोड़े, कितने 500 पेज के नोट्स है, 500 पेज सारे याद नहीं रहेंगे। द प्रेसिडेंट में रेफर सच डिस्प्यूट टू सुप्रीम कोर्ट, क्या कर सकता है? कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जो प्रेसिडेंट किसको रेफर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। द प्रेसिडेंट में रेफर टू सच डिस्प्यूट टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस अंडर आर्टिकल 143(2). The President may refer such a dispute to Supreme Court for advice under Article 143(2), and the Supreme Court is bound, and the Supreme Court is bound, and the Supreme Court is bound, and the Supreme Court is bound to give its advice. सुप्रीम कोर्ट क्या है? ये एडवाइस देने के लिए बाध्य, बाउंड है, ये बाउंड है on such dispute throughout the president is not bound to accept the advice. राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना ही पड़ेगी, ठीक। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह लेना। सलाह देश में कितने लोग देने के लिए फ्री पॉकेट है, जानते ही आप। ज्ञान देने वाले कितने लोग बैठ जाएंगे आपको, मानने वाले बहुत कम है। लेकिन कंसल्टेंट सबसे कर सकते हैं क्या? दो वर्ड होते, एक तो सलाह, जिसको एडवाइस बोला जाता है, और एक परामर्श, जिसको कंसल्टेंट। परामर्श किससे लेते हैं आप? डॉक्टर साहब से। पैसे देने पड़ते हैं। होम्योपैथी वाले डॉक्टर को से लेते हैं परामर्श, असली परामर्श तो होम्योपैथी वाले करते हैं। हाँ, वकील भी, जो मतलब किसी चीज में हाँ विशेषज्ञ हो गई है ना। तो होम्योपैथी के पास कौन गए? होम्योपैथी डॉक्टर। किसने इलाज कराया? होम्योपैथी डॉक्टर साहब पूछते कितने बजे उठते हो? बोले 7 बजे। बोले 7 बजे क्यों उठते हो? बोले कपड़े कौन सा फेवरेट कलर है? बोले खाना कैसे खाते हो? तेज के स्पाइस, ज़्यादा स्पाइसी खाते हो या नॉर्मल? बोले नॉनवेज खाते हो? गर्लफ्रेंड रही है कभी? अच्छा गर्लफ्रेंड रही है, ब्रेकअप हुआ है? कितनी बार मिले? कितना प्यार करते थे? आपसे इतना क्वेश्चन पूछेंगे 2-1 घंटे बिठाएंगे। बोलो आप जब बहुत सारी बार बोलो हल्का हो गए, वाह यार मैं सही हो गया, डॉक्टर साहब ने इतनी बार पूछी। जबकि एलोपैथी वाले पास चलो क्या हुआ? पेट दुख रहा है, गोली ले लो जाओ। बोला यार डॉक्टर साहब यार अच्छा नहीं आ रही तो है। जबकि होम्योपैथी वाले फिर वो शक्कर की गोलियां दे देते होम्योपैथी में, जिसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं बताता हूँ, प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट, इसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है इसलिए हिंदी में थी। प्लेसिबो है ना। ये होता है कि एक बार एक परीक्षण हुआ, एक टेस्ट हुआ, 2 लोगों को रनिंग के लिए खड़ा करा है ना, और इनको एक को दे दी कौन सी, वो जो पैर वैर नहीं दुखे वो गोली, और एक को दे दी नॉर्मल गोली। नॉर्मल गोली मतलब यूं ही कुछ नहीं है उसमें है ना, पैरासीटामोल भी नहीं दी, गोली कुल मिला के वो गोली के आकर के एक ऐसी चीज है ना। अब बोल दिया कि इसको बोल दिया जिसके कुछ नहीं था,
इसको बोला कि ये गोली इतनी पावरफुल है ना कि इससे तो व्यक्ति आज तक रेस में हारा ही नहीं, और इसको पता है कि ये भी है, तो ये जीत गया है, जबकि इसने कुछ नहीं खा रखा था। ये जो गोली कुछ नहीं खा रहा वो जीत गया, मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित वो, मतलब ये था ये था अपने स्ट्रॉन्ग कि वो जीत गया। सेम से वो होम्योपैथी वाले डॉक्टर क्या करते, गोले देते रहते, आपसे बातें करते, जब भी आप जाते 500 रुपये फीस रहते बेचारे की, 500 रुपये में 2 घंटे बात कर लेते आपसे, बोले ये करना है, बोले लाल कपड़े क्यों पसंद है आपको, वो ऐसी ऐसी मैंने करवाया था एक बार इलाज होम्योपैथी से, मेरे ठीक मेरी सब पता था, मेरे रूममेट थे वो डॉक्टर साहब। तो मैंने बोला कहीं पूछ रहा हूँ, बोले कहीं जाऊँ मुँह आपके बारे में सब। दो चीजें तो हमने पढ़ाई वही पूछ ली, आर्टिकल और ऑर्डिनेंस। एक डिफिकल्ट था उसमें शपथ पत्र, एक डिफिकल्ट था वो ऑब्सेक्ट और द सन राइजेज इन द ईस्ट को हिंदी करना है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। अरे यहाँ पढ़ा है पेपर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन आया। एफिडेविट नहीं बनवाते हैं, उनका तो अच्छा ही जाता है, अभी आएंगे उनकी क्लास हैं। बैंकक्रप्ट, दिवालिया कुछ बैंकक्रप्ट हो गया। देखो ये पांचों में से 3 तो यही आ गए अपने। देखो एक तो जॉइंट फैमिली, टेंडर निकलता है, और कॉर्पोरेशन, नगर निगम, मतलब देखो यार सभी तो ऐसा कुछ है ना। देखो ये इस बार आए आर्टिकल, पोस्ट ही नहीं है ना। देखो आर्टिकल हो गया, अगला क्या है आपका, नहीं यार इंग्लिश में बताओ। एक निगम हो गया, एक अध्यादेश हो गया। हाँ, निर्णय का मतलब क्या होता है, लो निर्णय को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना, ये ऐसे कुछ है। और एक आया था ऑर्डिनेंस जारी करना, ऑर्डिनेंस इशू अंडर आर्टिकल 123 123 के तहत होता है 2 क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल नहीं गलत होगा, देखो गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, पर हम क्या लिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी। तो जब सरकार के जो सर्कुलर आते हैं ना, जो आपके जो भी सर्कुलर क्या बोलते हैं हिंदी में यार, पत्र, जो सरकार ने एडवाइस जारी किया कि पानी ज़्यादा होने की वजह से 1ली से 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, तो उसमें ये नहीं लिखा, सरकार बहुत जगह तो ये लिखा था फैसला लिया, ये निर्णय लिया, तो दोनों सही है, कोई इशू नहीं। तो आप उसके सिनोनिम लिख सकते, सिनोनिम मतलब समानार्थी, कोई इशू नहीं है ना, लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते, पर आप कोशिश करें कि जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो लिखें। हो सकता है कि उसका खोपड़ी खस सके वो एग्जाम वाले की होती है, आपकी कॉपी चेक करा इसको बताऊंगा, बड़ा उर्दू बनेगा। फिर देखो बहुत सारी नहीं, फिर वो भी डिग्री की बात आ जाती है। फिर भगवान के जल चढ़ाते हैं, पानी नहीं चढ़ाते, चावल खाते अक्षत चढ़ाते, फिर वो डिग्री की बात आ गई, कहाँ यूज करो, कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, वो संदर्भ आ जाता है, किस संदर्भ में यूज करो। आप भगवान के अक्षत चढ़ाते, अक्षत भी क्या होते हैं, चावल, जबकि चावल खाते हैं, खिचड़ी पकाते हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। चलो इस बात को छोड़ो। और क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। देखो बात ऐसी है, बस आपको जितना पढ़ा रहे ना उतना पढ़ लो, जो नोट्स बना रहे वो याद कर लो, जो हमने दे रखे वो, है ना। अब अगला है आपका, ये क्या आ गया, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत पहला हो गया आपका एब्सोल्यूट क्षेत्राधिकार। अब अगला आएगा कनकरेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन। कनकरेंट मतलब कुछ अन्य समवर्ती। कनकरेंट का मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ है वो, है ना। तो क्या लिखा है, कनकरेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो एक स्पेशल अधिकार है वो है आपके केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित 5 प्रकार की रीड जारी करना। अब ये आप जानते हैं, ठीक है।
तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का दूसरा, अब आप 10 नंबर में भी आ गए कि मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख पाएंगे। पहला लिखेंगे क्या होता है ये, फिर लिखेंगे आत्यंतिक क्षेत्राधिकार, फिर लिखेंगे आपका अगला क्या लिए देखा हमने, अभी क्या देख रहे हैं, समवर्ती क्षेत्राधिकार, है ना। समवर्ती क्षेत्राधिकार, समवर्ती क्षेत्राधिकार मतलब बताओ, समवर्ती का मतलब क्या होता है? समवर्ती सूची जो दो लोगों की चीजें हो, समवर्ती, हाँ, समवर्ती, समवर्ती क्षेत्राधिकार, जिसको क्या बोला जाता है, कंकरेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, समवर्ती मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो कंकरेंट, कंकरेंट, ठीक है। अब कंकरेंट में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या आएगा, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या है, इश्यू ऑफ रिट, है ना, रिट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 ये कौन इश्यू जारी करता है, हाई कोर्ट। तो अब ये समवर्ती क्षेत्राधिकार के तहत 32 में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा। अब कितने प्रकार की रिट, ये हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, 5 प्रकार की। अब वो 5 रिट कौन सी है तो लिखेंगे आप, समवर्ती लिखे मतलब समझना है कि इस समवर्ती क्षेत्राधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या शक्ति है, रिट जारी करने की, क्या है, द पावर टू इशू रिट। अब वो रिट कितनी है, 5। अच्छा, रिट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, रिट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, आदेश, है ना। सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा किसको, जिसको हमने 5 प्रकार की रिट देखेंगे। तो पहली रिट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्वेश्चन 50 बार आता है। पहली रिट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस, अब हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है बताओ। मान के चलिए मुझे पुलिस वाले उठा के ले गए, है ना, तो 24 घंटे के अंदर मेरे घर वालों ने केस लगा दिया, बोले कि कहाँ गए हो, तो मुझे ऐसा नहीं कि मारा हुआ ले आए, जिंदा सशरीर वापस लाना है, किसके सामने, न्यायालय के सामने। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया, डिटेन कर लिया है, डिटेन का मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिटेन को क्या कहा जाता है, निवारक, निवारण, निरोध किया जाता है, मतलब डिटेन कर लिया, उसको नजर से बंद, नजरबंद कर दिया जाता है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मान के चले किसी को जेल में बंद कर दिया, तो उसका रीजन बताना होगा, किसको, जिसके घर वाले हो। जैसे सोनम वांगचुक को अभी सरकार ने क्या कर लिया था, जेल में बंद कर दिया था, तो उनकी वाइफ ने एक केस लगा दिया, कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या बोले इतने दिन तक क्यों नहीं निकाला, कोर्ट में पेश करो। तो फिर कोर्ट ऑर्डर देता है किसके सामने, सरकार के खिलाफ, क्या बोले ये लागू करो, या पुलिस थाने के खिलाफ, क्या बोले आप ये क्यों नहीं कर रहे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, यह लेख या याचिका उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया, किस व्यक्ति की, जिसको बंद किया है, प्रार्थना वो कैसे कर सकता है, जेल में बैठा बैठा उसके घर वाले। मान के चलिए मुझे जेल में बंद कर दिया, तो मेरे घर वाले ये क्या कर सकते हैं, केस लगा सकते हैं, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 के तहत। क्या बोलेंगे कि बोले बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत हम क्या चाहते हैं, उन्हें निकालें। तो उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो क्या करता है, बताता है कि मुझे अवैध रूप से बंद कर लिया है। मान के चले मुझे बिना किसी रीजन से जेल में पकड़ के ले गए, तो पूछेंगे बोले बंदी क्यों बनाए, तो फिर कोर्ट पूछेगा जिसने बंदी बनाए पुलिस वाले को, बोले भैया बंदी क्यों बनाए, तो बोले हमने कोर्ट के सामने पेश किया था ना, कोर्ट के सामने से कार निकाल के ले गए थे, हम पेश कर दिया तब। बोले ठीक है, कोर्ट के सामने पेश करना मतलब क्या होता है, जज साहब, कोर्ट में जज साहब ही रहते हो, तो सब जुगाड़ चलता है ना, लेकिन पढ़ना ये नहीं है जुगाड़ चलता है, नाम है यही है जो लिखे है ना। तो मान के चलिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में अगर किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिया है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, क्या करेगा, केस लगा देगा, और केस के बाद सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और वो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब इसको बंदी क्यों बनाया है, और फिर कोर्ट बोलेगा कि उस व्यक्ति को जिसको आपने बंद किया उसको शरीर के साथ हमारे सामने लाओ। शरीर के साथ मतलब विद द बॉडी, क्या आएगा इसमें, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब विद द बॉडी, बॉडी के साथ, जिंदा, मुर्दा नहीं। ये बोलते पिक्चर में सुना होगा जिंदा या मुर्दा कैसे भी मुझे वो लाश चाहिए, लेकिन यहाँ पर असली शरीर प्रस्तुत कर दो। हाँ, जिंदी लाश नहीं, वहाँ पे जिंदा लाश बन गई हूँ मैं, मूवी में नहीं, मैं जिंदा लाश बन गई हूँ, पिक्चर में तो बन ही जाती महिला कि मेरा इतना शोषण हुआ मैं जिंदा लाश बन गई हूँ, नहीं बनती कि जिंदा लाश, तो जिंदा या मुर्दा लाश चाहिए, है ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी ये है कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिया है, जे पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उसके खिलाफ आप
कोर्ट जा सकते हैं कि इसको क्यों पकड़ा है। ठीक है, ये हो गया। अब अगली रीट है आपकी क्या, परमादेश। परमादेश परमादेश का मतलब क्या होता है, आदेश। परमादेश का मतलब क्या होता है, परमादेश, मैंडेमस। परमादेश का मतलब क्या होता है, कोर्ट आदेश देता है किसको, मान के चलिए पुलिस वाले ने क्या करा, पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को बंद करके लठ रख रहे, जब तक सजा नहीं मिली तब तक मारने का अधिकार नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, है ना, सजा देने का अधिकार नहीं, उनको पकड़ने का अधिकार। सजा कौन देगी, न्यायपालिका, है ना। तो पुलिस वाले कभी कभी सजा देने लगते हैं, है ना। अभी एक एसआई का इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू चलते हैं ना, वो मॉक इंटरव्यू, उसमें पूछा, पुलिस वाला ही था वो, क्या बोले पुलिस का काम क्या है, बोले न्याय देना। क्या काम है पुलिस का, पब्लिक की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन उन्होंने वास्तविक बात बोल दी कि न्याय देना, लट से देते ही है वो न्याय, तो न्याय नहीं देना। लॉ एंड नहीं, गैर कानूनी है, सुरक्षात्मक कारणों से होता है, सुरक्षात्मक कारणों से। फिर वही बात, हर चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, है ना। ठीक, शांति स्थापित करने के लिए पुलिस वाले रहेंगे तो हम कितने समझदार आप जानते ही है ना। हाँ, तो परमादेश का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट किसको आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट किसको आदेश देगा, सार्वजनिक अधिकारियों, पब्लिक सर्वेंट को। पब्लिक सर्वेंट आप बनने वाले, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पब्लिक सर्वेंट को आदेश देता है कि आप अपने क्या करो, काम का निर्वहन करो, या आपको जो काम दे रखा हो करो, बाकी नेतागिरी मत करो। और ये परमादेश एक तो राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति कानून से बड़े हैं, संविधान से बड़े, है ना। और अगला, प्राइवेट कंपनी के खिलाफ भी लगा सकते, प्राइवेट कंपनी को भी नहीं बोल सकते कि आप ये काम करो। प्राइवेट, मैं किसी को कोचिंग पे नहीं रख रहा हूँ, वो मतलब मस्ती कर रहा है या गलत काम कर रहा है, नहीं रख रहा हूँ, ये मेंटेनेंस थोड़ी लगेगा, इसको रखो। लेकिन सरकार अगर कोई नौकरी पे, भले वो खराब भी है, तो सरकारी नौकरी कहाँ जाती है, नौकरी क्यों करते हैं लोग सरकारी, एक बार सरकार में चले गए बाहर ही नहीं हो सकते। पर प्राइवेट में 4 लट्ठे दे के निकाल देंगे, कोर्ट भी नहीं जा सकते आप। तो मैंडेमस मौलिक अधिकार नहीं बचाता आपका, है ना, ये प्राइवेट लोगों के। तो एक तो राष्ट्र क्वेश्चन आएगा, परमादेश किसके खिलाफ नहीं लगता है, तो एक तो प्रेसिडेंट और एक प्राइवेट कंपनी, बाकी सरकारी सब अधिकारियों के लिए। सार्वजनिक अधिकारी लिखा ना, तो प्राइवेट कंपनी के खिलाफ जारी नहीं हो सकता। अब जो बचा है हम कल देखेंगे, अभी ब्रेक के बाद देखेंगे। ठीक, बंद करो इसको, बंद करो तो रोहित इसको, कितना और बचा है ये।